everyone. Today we are going to have a quick revision of the fundamental unit of life. As you all know that in your half yearly examination there are two chapters of biology. The first one is the fundamental unit of life and the second one is tissue. तो हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. इस चैप्टर का जो नाम है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज सेल. ठीक है, हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं नाउ. तो सेल के बारे में सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है कि सेल है क्या बेसिकली. तो व्हाट इज सेल? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ पर दो वर्ड्स हैं बेटा, एक है स्ट्रक्चरल और एक है फंक्शनल. तो ये बेसिक आपकी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो सबसे बेस जिससे बना हुआ है वो है आपका सेल. और कोई भी फंक्शन जो आपकी बॉडी में होता है वो कहाँ से इनिशिएट होता है, तो बेसिकली वो कहाँ पर होता है, तो वो है आपका सेल. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है इसकी हिस्ट्री. सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था. तो यहाँ पर कुछ नाम है जो आपको पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहली बार सेल को किसने ऑब्जर्व किया था. तो द पर्सन हु हैज ऑब्जर्व द सेल फर्स्ट टाइम वाज रॉबर्ट हुक. ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहली बार सेल को किसने ऑब्जर्व किया था. तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था. अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो आप इसका जो नाम है इनका उसी नाम से आपको ईयर पता चल जाता है. तो यहाँ पर आप देखो जो हुक लिखा हुआ है उसमें ये दिस इज 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 5. तो जब आप हुक लिखते हैं तो हुक में ही आपको पता चल जाता है कि 1665 में. तो 1665 में ये देखिए HOOK इस तरह से जो हुक लिखा जाता है. तो इसमें इसको आप बढ़ा दो, ये जो 0 है उसको आप 6 कर दो एंड मेक दिस एज 5. तो हमें ईयर याद हो जाता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था. और कौन से सेल को देखा था, तो उन्होंने प्लांट सेल यानी कॉर्क को देखा था जिसको हम बार्क कहते हैं. फिर नेक्स्ट हुआ जब सेल डिस्कवर हो गया तो फिर उसमें बहुत सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहली बार न्यूक्लियस किसने देखा था. तो सबसे पहली बार न्यूक्लियस किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था. ठीक है. सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था, तो सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म के बारे में परकुंजी ने बताया था. ठीक है बेटा. वैसे इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में तो हम और भी नाम पढ़ेंगे, पर अभी हम सिर्फ इतना याद करेंगे कि सेल को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था, तो ही वाज रॉबर्ट हुक. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने देखा था, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन. फिर क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था, तो ही वाज परकुंजी. ठीक है बच्चे, तो इतना हम याद कर लेंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सेल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं. तो इसमें एक सबसे बेसिक है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के बने हुए एनिमल्स, जैसे कि अमीबा. तो अमीबा जो है वो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है और उसका सिंगल सेल में ही सारे फंक्शन होते हैं. जैसे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा जो है उसमें न्यूट्रिशन कैसे लेता है वो, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक्सक्रीशन कैसे करता है. तो कैसे करता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से करता है. ठीक है. तो अमीबा में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो वो क्या करता है, सिंपली अपना फूड जो है वो बाहर से एब्जॉर्ब करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन गेन करता है. फिर इसमें आता है, ये हो गया यूनिसेलुलर. हम जैसे हैं वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है. मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि जो सेल्स हैं उसकी दो वेराइटीज और हैं, जिसमें एक आता है आपका प्रोकैरियोटिक और एक आता है यूकैरियोटिक. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, जिसमें पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो कि प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है. तो जैसा कि ये नाम बता रहा है प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर ये जो शब्द कैरियो है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है बेटा. तो प्रोकैरियो का मतलब है प्रीवियस टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें जो न्यूक्लियस है वो है ही नहीं बेसिकली. तो ये वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है. ठीक है. तो प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं. ठीक है बच्चे. तो बैक्टीरियाज जो है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो डीएनए है वो इनके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है. अलग से कोई न्यूक्लियस नहीं होता. किसमें नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में. तो प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स हैं. दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डोंट हैव न्यूक्लियस. और दूसरा शब्द आपका आता है यूकैरियोट्स. ठीक है. तो यूकैरियोटिक, अभी मैंने आपको बताया कि कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है कि न्यूक्लियस, एंड यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है.
प्रॉपर न्यूक्लियस कब प्रेजेंट होगा, जब उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो अगर इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, और यूकैरियोट का एग्जांपल क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जितने आपके आसपास ऑर्गेनिज्म है वो सभी यूकैरियोट्स हैं। अभी प्रोकैरियोट्स जो है उसमें और क्या नहीं होता है, तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनली नहीं होती, मतलब दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे डोंट हैव गोल्गी एपरेटस, दे डोंट हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सारी की सारी जितने आप पढ़ते हैं वो सब इसमें नहीं होता। फिर क्या होता है, इसमें होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, और सेल वॉल के अलावा इसमें दूसरी चीजें क्या होती है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। हाँ, इसमें राइबोसोम होता है, सिर्फ एक यही सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। पर किस तरह का राइबोसोम है, तो याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम है। कैसा है, 70S, और ये है 80S। तो 70S टाइप का किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में, और 80S टाइप का राइबोसोम किसमें होता है बेटा, यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो आप 5 डिफरेंट आसानी से लिख सकते हैं, 5 डिफरेंसेस। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। और यूकैरियोट्स क्या है, दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हेंस प्रॉपर न्यूक्लियस, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स में दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, क्या क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी एपरेटस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ये सब नहीं होता। फिर आता है कि राइबोसोम कैसा होता है, तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोट्स में कैसा होता है, 80S टाइप का, ठीक है। एग्जांपल प्रोकैरियोट का बता दो बैक्टीरिया, और यूकैरियोट का एग्जांपल बता दीजिए कोई भी प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल की, प्रॉपर सेल। तो अब हम ना, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो आपकी बुक में मेंशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, okay, so you have to learn the difference between plant cell and animal cell, as well as you have to prepare the diagram of animal cell and plant cell, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिकली होता क्या है। सो अगर हम एक कंपैरेटिव डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे आप डायग्राम बनाइए इसका। सो दिस इज एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई बार मॉडिफाइड होता है ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका प्लांट सेल होता है, ये डायग्राम हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्लीज आप ये वाला जो डायग्राम है इसको जरूर तैयार कर लेना। कोई ना कोई या तो प्लांट सेल का डायग्राम पूछ लेते हैं या एनिमल सेल का डायग्राम पूछ लेते हैं, और मेन आपको जो है ना वो डिफरेंस याद करना है। तो ये जो है इसकी, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये क्या है, बाहर जो बना हुआ है वो है उसका सेल वॉल, ओके। तो ये जो बना हुआ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो प्लांट सेल है उसको जो बाहर बना हुआ है वो सेल वॉल है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है बेटा कि सेल वॉल किससे बनी होती है, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर आता है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस बीच में होता है, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली साइड पर होता है या पेरिफेरी की तरफ होता है। क्यों पेरिफेरी की तरफ होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, इसमें बड़े साइज का वैक्यूल पाया जाता है, इस वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो किनारे पर हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, ये 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो इट हैज गॉट आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डायग्राम आपकी बुक में अच्छे से बना हुआ है, क्योंकि मैं भी आपको जस्ट रिवाइज कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा फास्ट बना रही हूँ इस वीडियो को। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस जो है उसको 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, और इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें हो गया एक आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। बीच में जगह खाली होती है, मतलब बीच में कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो बीच में जो जगह खाली होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर होता है इसका जेनेटिक मटीरियल, और उस जेनेटिक मटेरियल को, वैसे तो ये डीएनए होता है लेकिन यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, और ये दोनों में ही होगा, ठीक है। अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, या चलो कॉमन चीज की बात करते हैं पहले कि क्या क्या है जो दोनों में पाया जाएगा। तो जो दोनों में पाया जाएगा उसमें आपका एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और ये दोनों में पाई जाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। फिर दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो है वो भी आपको इसमें भी मिलेगा
मिलेगा, यानी एनिमल सेल में भी मिलेगा और प्लांट सेल में भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका गोल्गी apparatus विच इज प्रेजेंट इन बोथ। ठीक है, फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच इज ऑल्सो फाउंड इन बोथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको दोनों में मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक वो जिसमें राइबोसोम अटैच होता है, so this is the endoplasmic reticulum in which the ribosomes are attached, और कुछ फ्री राइबोसोम्स भी आपको मिलते हैं जो दोनों में मिलेंगे। इसके साथ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसा मिल सकता है जो कैसा है, जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है। तो जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है बेटा, और दोनों में प्रेजेंट है। अब अगली चीज क्या है जो इसमें प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है पर प्लांट सेल में नहीं है, दैट इज सेंट्रियोल। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है इस तरह से सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अभी हमने दो डिफरेंसेस पढ़े। पहला क्या पढ़ा कि सेल वॉल होती है प्लांट सेल को, और दूसरा हमने पढ़ा कि उसको लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, इसमें भी वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, लेकिन कैसा होता है? स्मॉल होता है। तीसरा डिफरेंस हमने क्या पढ़ा कि जो एनिमल सेल है उसको सेंट्रियोल होता है, जबकि प्लांट सेल को सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, चौथा डिफरेंस, इसमें पाई जाती है प्लास्टिड्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें पाई जाएगी प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड? अगर हम ये बात करें कि प्लास्टिड क्या करती है, तो प्लास्टिड जो है ये बेसिकली सबसे कॉमन प्लास्टिड जो है जो कलर इम्पार्ट करती है, उसमें आपका आता है क्लोरोप्लास्ट, एंड दैट क्लोरोप्लास्ट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? क्लोरोप्लास्ट इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द लीफ विच इज ग्रीन इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट है वो ग्रीन कलर का होता है, एंड दिस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है बच्चे, उसके कारण प्लांट जो उसमें क्लोरोफिल होता है उसके कारण प्लांट जो है वो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, और ये किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको लिखने हैं। तो अगर आपको एग्जाम में डायग्राम आता है तो आप इस तरह से एक सिंपल डायग्राम बना सकते हो। एक और चीज छूट गई है, वो है लाइसोसोम। ठीक है, सो यू हैव टू ड्रॉ लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अगेन प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम फिर से इसकी लेबलिंग करने की यहाँ पे जगह नहीं है, आप बुक से डायग्राम इसका प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं अपन? साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, फिर आती है इसकी ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक दो के फंक्शन इसमें से पढ़ लेते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आपको डिफरेंसेस मैंने बताया, फिर से देख लीजिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो प्लांट सेल है उसको सेल वॉल होती है, और किसकी बनी हुई सेल वॉल होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ होता है। फिर थर्ड आता है कि एनिमल सेल जो है उसमें स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज लार्ज होता है। ठीक है, फिर फोर्थ डिफरेंस आता है कि एनिमल सेल जो है उसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस आता है वो है कि एनिमल सेल जो है उसमें किसी भी तरह की कोई प्लास्टिड्स नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप 5 डिफरेंसेस जो है वो लिख सकते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। डायग्राम पक्का आएगा, या तो एनिमल सेल का डायग्राम आएगा या प्लांट सेल का डायग्राम आएगा, तो वो आपको तैयार करनी है, और ये सारी लेबलिंग आपको तैयार करनी है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट इसमें आता है जो ऑर्गेनेलीज है उनके फंक्शन आपको दिए हुए हैं, अलग अलग कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है। एक क्वेश्चन और आपको आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जैसे सेल वॉल है ना, उससे कोई भी पार्टिकल अंदर आ सकता है, कोई भी पार्टिकल बाहर जा सकता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे सिर्फ पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल्स ही अंदर या बाहर जा सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। ठीक है, पूरी तरह से परमिशन नहीं देती है, हाफ को परमिशन देती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको मैं बता रही हूँ। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं?
या फिर क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड एज एटीपी, क्या कहते हैं इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है वो कहाँ पर बनती है, एनर्जी कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये एटीपी जो है वो हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है, और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यही जो ट्राइफॉस्फेट मतलब कि एडिनोसाइन 3 फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है उसी का बॉन्ड टूटता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी टूटकर क्या बना देता है, एडीपी बना देता है। एडीपी का मतलब क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बना देता है, और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से जब एक और बॉन्ड टूटता है तो वो क्या बना देता है, एएमपी बना देता है, यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बना देता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम्स क्या है। तो लाइसोसोम्स जो है इसमें होते हैं कैटालाइटिक एंजाइम्स, ठीक है ना। तो लाइसोसोम्स में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव है, किसी भी चीज को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, सुसाइड का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो सुसाइड का मतलब होता है जब कोई सेल अपने आप को ही खत्म कर लेता है या कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को खत्म कर लेता है तो उसको सुसाइड कहते हैं, ठीक है। तो सेल ऐसा क्यों करता है, क्यों सेल अपने आप को मारेगा, दो कंडीशन में। पहला, अगर एक सेल के अंदर किसी तरह के बैक्टीरिया एंटर कर गया है, किसी तरह का वायरस एंटर कर गया है, तो अगर वो एक सेल के अंदर गया है तो बाकी के आसपास के सेल को भी इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इस कंडीशन में जो सेल है वो क्या करता है, अपने आप को ही, मतलब लाइसोसोम जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उससे लाइटिंग एंजाइम बाहर आते हैं और अपने ही सेल को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। और दूसरा जो है इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो व्हाट आई फील इज यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है आपको, एंड इतना जो है आप रिवाइज कर लीजिए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इससे आने चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि टिश्यू का भी एक वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू।